वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कितनी मुश्किलात से दो चार है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि खान साहब का निकलना जेल से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स है जो जेल से बाहर निकल आया है और इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रहा है और पीटीआई की मुहिम भी आगे बढ़ा रहा है और आवाज़ भी उठा रहा है, वो है हलीम आदिल शेख साहब, जो कि यकीनन सिंध में इस वक्त पीटीआई की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, पहला सवाल, मौलाना फजलुर रहमान, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वजह यह कि जो पीटीआई कहना चाहती है और कह नहीं पाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं मंजरनामे पे और खुलकर कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बहुत सारी तारीफें करते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर उस तरह अपडेट नहीं होता जिस तरह आप लोगों का होता है। क्या वजह है इसकी शेख साहब? जतोई साहब, एक तो मैं चाहूंगा कि जो आपने फरमाया कि पुरानी पीटीआई और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हम सब पीटीआई हैं। जैसे बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और पार्लियामेंटेरियन के एमएनए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि वी आर पीटीआई, लेकिन हमें मजबूरन एक हालात के जबर से हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असम्बलीज के अंदर हमें मर्ज होना पड़ा है। वी आर पीटीआई, कल भी पीटीआई, आज भी पीटीआई। आगे बढ़ता हूँ मैं। बात यह है कि देखिए, सॉफ्टवेयर बात नहीं है। हम तो जो बात कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, खोल के कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। किसी पसंद नापसंद पे किसी फरमाइश पूरी ना पूरी होने पर नहीं कर रहे। हम तो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारा कप्तान आज से नहीं 27-28 साल से वही बात करता आ रहा है जो पिछले 2 साल से भी कर रहा है। तो उसमें इस वक्त धांधली के खिलाफ जो भी आवाज़ हमारे साथ यक ज़बान होती है, हम उसको वेलकम करेंगे। जो ये कहता है, जो भी ये कहता है, इन 3 जमातों के अलावा जो बेनिफिशरीज हैं, जो इस डाके के माल के, जो के माल गनीमत के शेयर होल्डर्स हैं, हम उन तीनों जमातों के अलावा, नून पीपी और एमक्यूएम के अलावा, जो जमात भी कहती है कि धांधली हुई है, हम उसको वेलकम करेंगे। हम समझ सकते हैं कि वो अगर धांधली के खिलाफ एक नुकाती एजेंडे पे बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें अपने लिए ब्लेसिंग समझते हैं। और वो खाला मौलाना फजलुर रहमान साहब करें, चकजई साहब करें, अख्तर मंगल साहब करें, डीडीए करें, जमात इस्लामी करे, कौमी अवामी तहरीक करे, या कि एसयूपी करे, जो भी करेगा हम उसे वेलकम करेंगे। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी करे, मालिक बलोच साहब करें, जो भी करे, फजलुर रहमान साहब करें, हम उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन सर डिफरेंस है, सर एक डिफरेंस है शेख साहब, एक डिफरेंस है। जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तोपों का रुख सीधा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया। आज वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और लोग उनके मुताबिक हो, उनसे काम नहीं चलने वाला। और ऐसी स्टेटमेंट में गुज़िश्ता कई दिनों से देते आ रहे हैं, तो बड़े अग्रेसिव होकर वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सर देखिए, किसने कब अग्रेसिव होना है, किसने कब पैसिव होना है, किसने कब एक्टिव होना है, वो उनकी अपनी मर्जी है। हम तो कहते हैं कि हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें दे दो, जिसने भी चुराया है हमारा चोर ढूंढ के दे दो, और जो 2 साल जुल्म किए हमारे ऊपर, हमारे लोगों से ज्यादती की, उसका जवाब लोगों ने अपने गुस्से से दे दिया। अवाम में गुस्सा है, पूरी कौम में गुस्सा है। तो मैं समझ सकता हूँ मौलाना साहब अगर अपने स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि तो वो मौलाना साहब जाने, उनका स्टाइल जाने। हम उनके तर्ज तकल्लुम पे हमें नहीं जा सकते। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी 183 सीटों में जो है वो थी टोटल, जिसमें से तकरीबन आप समझिए कि तकरीबन 70-80 सीटें ऐसी हैं जो कि हमसे चोरी की गई हैं। सिंध कराची में अगर देखें तो हमें 20 सीटें, हैदराबाद की 2 सीटें, 22 सीटें एमएनए की और 38 सीटें सिंध में हमारी एमपीए की छीनी गई हैं, जिसके फॉर्म 45 हमारे पास हैं। तारीख का बदतरीन इलेक्शन। और मैं कहता हूँ ये इतना खौफनाक इसलिए है कि नौजवानों से उनकी उम्मीद छीन ली गई है। आज जो वोटर निकले थे, प्रोफेशनल्स निकले थे, बुजुर्ग माएँ बहनें, प्रवास से लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी जब आए, वोट डाला और वोट चोरी हो गया, तो उनकी उम्मीद छिन चुकी है। वो परेशान है, और ये नेक शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बुरा शगुन है कि लोगों में अगर उम्मीद खत्म हो जाए। तो ये हम जो अगर बाहर निकले हुए हैं, जैसा आपने फरमाया, तो हम अपने लिए नहीं निकले हुए कि हमें सीट चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त सीट जीतना, हारना, हुकूमत लेना ना लेना, अपोजिशन लीडर बनना, वजीर बनना, गवर्नर बनना नहीं मैटर करता। हमें इस कौम के लीडर इमरान खान को वापस लाना है, अवाम के अंदर आज़ाद कराना है। यही हमारा ख्वाब है, यही हमारा नस्बुलैन है। इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। लोगों ने भी इसलिए वोट दिया, मेरी शक्ल पे नहीं दिया। मैं होता या मेरा खानसामा होता, यही 84,000 वोट पड़ने थे। कोई होता, कोई ना होता, ये वोट इमरान खान को पड़ा है, हमारे नाम, हमारे हलकों में पड़ गया है। असल जो लोग चाहते हैं, अवाम इमरान खान को देखना चाहते हैं, हम उनको बीच में लाना चाहते हैं। इतनी सी बात है। 2 और 2 4। शेख साहब, आपकी मखसूस रिजर्व सीट्स के चक्कर में
آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر بڑے کیسز بنیں گے. ایک کیس بنے گا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, دوسرا کیس بنے گا اجلاس نہ بلانے کا. اور وہ جانتے ہیں ہم کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے, صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے اس لیے میں اجلاس نہیں بلا رہا ہوں. سمری ریجیکٹ کر چکے ہیں. کاکڑ صاحب نے دوبارہ آج ایڈوائس بھیجی ہے. تو آپ کی جو ریزرو سیٹس ہیں الیکشن کمیشن میں اس پہ کیس کی سماعت بھی ہوئی. تو یہ معاملہ ڈاکٹر عارف الوی کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا آنے والے وقت میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بڑے قانونی مسائل ہوں گے صدر مملکت کے لیے مستقبل میں. بلی تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے. بلی تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے. وہ بلاول زرداری صاحب جو کہتے تھے مناظرہ کر لو, نواز شریف یہ, نواز شریف وہ, شہباز شریف یہ, ایسا ویسا, ان کی توپوں کا رخ دوبارہ, اور کہتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ میں انہیں چھوڑ دوں گا, میں انہیں آزاد کر دوں گا. طے ہو گیا کہ نورا کشتی تھی, یہ پہلے سے طے تھے, یہ اسکرپٹ تھا پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ کا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 تو ان کے اوپر لگے گا جنہوں نے اس وقت پہ الیکشن نہ کرانے کے لیے کیبنٹ سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کیبنٹ میں بلاول زرداری صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے, اور جنہوں نے بروقت الیکشن کے اندر رکاوٹ ڈالی. اور اس وقت ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے جواب میں اسمبلی نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, الیکشن کرانا آئین میں لکھا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن پہ تو لگے گا, لیکن وہ پولیٹیکل جماعتیں جنہوں نے اس وقت بر وقت الیکشن نہ کرانے کے سہولت کار ثابت ہوئے وہ بھی شامل ہوں گے. باقی وقت ٹھیک ہے, آگے چل کے دیکھتے ہیں. جس نے غلط کیا ہوگا وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. وہ میں ہوں, آپ ہوں, ڈاکٹر عارف الوی ہو, الیکشن کمیشن ہو, بلاول زرداری ہو یا نواز شریف ہو, جو بھی ہوگا آگے انشاءاللہ. لیکن اس قوم نے ایسے آگے بڑھنا نہیں. آپ کو سر اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ جب سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اور مراد علی شاہ کی اس میں پہلی تقریر ہوئی سی ایم کا حلف اٹھانے سے پہلے, چیف منسٹر کا حلف اٹھانے سے پہلے, تو انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مزدور کارڈ اور کسان کارڈ پہلے سے ہی دے چکے ہیں, جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پوری مہم میں اعلان کرتے آ رہے تھے کہ ہم دیں گے, ہم دیں گے, ہم دیں گے. مراد علی شاہ صاحب نے پہلے دن ہی دے دیا. سر اتنی سوئفٹ پرفارمنس, اتنی پرامپٹ پرفارمنس میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی سیاسی جماعت میں ہوگی. سر ہم کہتے ہیں کہ ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انہوں نے ہیلتھ کارڈ تو دیا نہیں. سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ تھرپارکر میں ہیلتھ کارڈ دیا تھا, وہ بھی عمران خان نے دیا تھا. ہیلتھ کارڈ تو دیا نہیں جس کا سب کو پتا ہے. وہ کون سا مزدور کارڈ, وہ کون سا کسان کارڈ, یہ ڈسکارڈ لوگ ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وقت بتائے گا. ہیلتھ کارڈ نہیں دیا نا, ہم منتیں کرتے رہے. اسی اسمبلی میں ہم ان سے کہتے رہے کہ برے بھائی ہیلتھ کارڈ دے دو. پنجاب میں مل گیا, کے پی میں مل گیا, سندھ میں کون سی موت آ رہی ہے, کون سی کوئی ایسی ہیلتھ فیسلٹیز موجود ہیں جس میں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. جس صوبے میں کتے کے کاٹے سے ہزاروں لوگ مر جاتے ہوں, جس صوبے میں لاڑکانہ میں 8 بچوں کو لگ جاتی ہو, جس صوبے میں چنچی, گودا گاڑی, کھودا گاڑی, ٹانگا اس کی ایمبولینسیں ہوتی ہوں, جس شہر میں ڈسپوزیبل سرنجز کا آرٹیکل تو ایکٹ تو پاس ہوتا ہو, سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں نہ ملتے ہوں, لوگ جو بیچارے درختوں کے اوپر ان کی ڈرپس لٹکتی ہوں, اس کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ نہ ملے, تو کون سا مزدور, کون سا کسان. ابھی تو دیکھیے گا یہ کون کون سے کارڈ کھلیں گے. ابھی تو بہت کچھ کھلے گا, چونکہ چوتھی دفعہ ہے. 22,000 ارب پہلے آئے تھے, اللہ خیر کرے. اب اس کے اندر بھی تو 5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں 7-8 ہزار ارب اور آ جائیں گے. اللہ ہی رحم کرے سندھ کے عوام پہ, اللہ ہی اپنا کرم کرے. اللہ سے امید ہے, سندھ تو اب اللہ کے حوالے ہو گیا ہے, بے شک وہی کو اللہ رحم سے کرے. امید. باقی تو سندھ میں کچھ بھی شیخ نہیں. صاحب کیونکہ یہ ایک بات پوری کروں, سندھ میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں. ایم کیو ایم پی پی ایک ہے. ان کا یاد ہوگا ایک عظیم الشان ایک نعرہ سندھ اسمبلی میں تقریر, آؤ مل کر کھاتے ہیں. اس کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. ابھی آؤ مل کر کھاتے ہیں عملی مظاہرہ آپ ان قریب دیکھیں گے. یقیناً. مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب, آپ جس طرح جیل سے باہر آ گئے, قید و بند اور یہ اسیری کی آپ نے وقت دیکھا, اور اب آپ نے رستہ ڈھونڈ لیا باہر نکلنے کا, اللہ نے آپ کی مدد کی, وہ رستہ اپنے لیڈر کو کیوں نہیں دکھاتے سر؟ خان صاحب کب جیل سے باہر آئیں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آنے والا, اور شاید اس وقت آئے تو 2/3 اکثریت لینے میں کامیاب بھی ہو جائے. یور اوپینین آن اٹ سر. دیکھیے جی, لوگ تو کہتے ہیں عمران خان گورنمنٹ سے باہر نہیں رہ سکتا, عمران خان 3 دن جیل میں رہے گا تو عمران خان ٹوٹ جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل میں جا کر مزید مضبوط اور خطرناک ہو گیا. عمران خان نے اس دفعہ بھی 2/3 میجورٹی ہم لے چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ 2/3 میجورٹی عنقریب ہمارے پاس آئے گی. یہ 5 سال تو کیا 5 ماہ یہ حکومت نکالے, چونکہ چوری کا مینڈیٹ ہے نا جی.
चोरी का मैंडेट है, नहीं चल सकता। 17 सीटों वाला वजीर आजम बनेगा तो यही होगा, दुनिया कह रही है। एमक्यूएम के बाद एक वो आजकल आज वो एक वो लीक वीडियो लीक ऑडियो चल रही है कि जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जी हमें तो, उन्होंने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल ही मैंडेट नहीं है। तो बात है कि सच सर चढ़कर बोलता है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये इंशाअल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। और आपने मेरे बारे में कहा, मेरे ऊपर पकड़े जाने के बाद 21 नए केस बने थे, और मैंने सिंध हाई कोर्ट से 12 पिटिशंस करके आखिर में एक डीबी ने ऑर्डर किया कि मजीद किसी झूठे केस में गिरफ्तार ना किया जाए। मैं हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन पे अंदर हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में जो खान साहब हैं, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब मौजूद हैं। उम्मीद तो की जाती है, लेकिन वहाँ से जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन अल्लाह से फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह। खान साहब में 200 केसेस हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अनकरीब खान साहब हमारे दरमियान होंगे। हमें अदालतों से अब भी और उम्मीद है, और इस नाउम्मीदी के दौर में हमें अभी भी उम्मीद है। और शेख साहब, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की जो उन्होंने सिस्टम ने, रियासत ने जो बहुत बड़ी मिस्टेक और गलती की थी, जो जुडिशल मर्डर किया था, क्या वो अब पॉसिबल नहीं है? या क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट इतना नाकाम गया था तो इसीलिए अब ये वाला ऑप्शन इनके लिए बंद हो गया, या ये ऑप्शन आपकी नज़र में अब भी इनके पास ओपन है? देखिए, अगर कोई ऑप्शन किसी भी किस्म का था, इससे कम का ऑप्शन भी था, तो 8 फरवरी को बंद हो गया, जिसकी वजह से 9 फरवरी लाना पड़ा। जितना जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, कैद-ओ-बंद हुई, सजाएं हुई, गद्दार से बदकिरदार तक बनाया गया, 8 फरवरी को कौम ने नहीं माना। अब अदालतों ने अपना फैसला दिया, अवामी अदालत ने अपना फैसला दिया, करोड़ों अवाम की अदालत लगी, उन्होंने फैसला कर दिया। अब तो कोई मान ही नहीं रहा ना। इन्होंने जो कुछ करना चाहा सब फारिग हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, वो और दिन थे, ये और दिन है। इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए कौम फाल हो चुकी है, पता है, एक एक बच्चे को पता है क्या होने जा रहा है, गुस्सा बढ़ता सर जा रहा है। आपकी वजह मैं से कहना सोशल चाहता हूं, मीडिया भी बंद हो गया है सर। ट्विटर को बंद हुए कितने दिन हो गए सर? वीपीएन, कौन कौन पैसे देके वीपीएन खरीदेगा सर? बात यह है कि अगर किसी का बस चले तो शायद सांसें भी बंद कर दी जाएं, लेकिन वो अल्लाह के पास है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान की तदबीरें कुछ भी हो, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। बात यह है कि सांसें ये बंद कर नहीं सकते। इज्जत जिल्लत मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत रिस्क। बात यह है कि बस जो होना था हो चुका। अब ये आखिरी, ये इस वक्त मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी हुकूमत इनकी, इन तीनों जमातें की। ये दफन हो जाएगी इनकी सियासत, इज्तिमाई बड़ी सारी कबर, जिसके ऊपर जो है महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सर्कुलर डेट, बैरूनी कर्जे और न जाने क्या क्या उस कबर की मिट्टी के ऊपर पड़ा होगा। ये इज्तिमाई सियासी कबर में तीनों सियासी पार्टियां दफन हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह एक ही पार्टी होगी जो इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से आएगी, और इंशाल्लाह मुल्क को सही डायरेक्शन में चलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने का। यकीनन मुल्क के हालात हम जानते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपको नज़र आएगी उसमें वो पीआईए की एयर होस्टेस है जो कनाडा में जाके स्लिप हो गई, और जहाज़ में वो स्लिप छोड़ गई, अपने एक ख़त, छोटा सा नोट छोड़ गई, थैंक यू पीआईए के नाम से। तो यकीनन पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं कि निकलो, किसी और करेंसी में कमाओ, रुपए में कमाने का फ़ायदा नहीं। मुआशी बहरान, सियासी बहरान, मुआशरती बहरान, क्या PDM2 में ये सलाहियत है कि वो मुल्क को इतने सारे बहरानों से निकाल सके? ब्रेक लीजिए।